नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टेली 24 भारत। मुंबई पुलिस को एक बार फिर से बम धमाके की बड़ी धमकी मिली है और ये धमकी किसी मामूली कॉल या अफवाह जैसी नहीं है, बल्कि इस बार मामला काफ़ी गंभीर है। दरअसल पुलिस को व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला है जिसमें कहा गया है कि 400 किलो आरडीएक्स से मुंबई में ब्लास्ट होगा और 1 करोड़ लोग मारे जाएंगे। इतना ही नहीं, मैसेज में दावा किया गया है कि पाकिस्तान से 14 आतंकी भारत में घुस चुके हैं और उन्होंने ह्यूमन बम बनाए हैं। इस मैसेज में 34 गाड़ियों में आत्मघाती हमलावर होने की बात भी कही गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी में लश्कर-ए-जिहादी नाम के संगठन का नाम सामने आया है और क्योंकि ये धमकी अनंत चतुर्दशी से ठीक पहले आई है, इसके कारण सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और मुंबई पुलिस ने शहर भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही एटीएस व साइबर सेल जांच में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में लूती बांध टूटने की घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर फील्ड के अधिकारी समय पर निरीक्षण करते तो ये हादसा रोका जा सकता था। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने अफसरों को फील्ड में सक्रिय रहने की सख्त हिदायत दी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। सीएम साय ने यह भी कहा कि अब ऐसी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंदौर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शुक्रवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली इंदौर फ्लाइट को तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि उड़ान के दौरान विमान का एक इंजन अचानक बंद हो गया। तभी पायलट ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तुरंत नियंत्रण संभाला और विमान को सुरक्षित रूप से इंदौर हवाई अड्डे पर उतारा। विमान में सवार 161 यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। वहीं ये पहली बार नहीं है जब इस विमान में ऐसी समस्या आई हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 दिन पहले भी इसी विमान के इंजन में आग लग गई थी, जिसके बाद जांच कर विमान को उड़ान भरने की अनुमति दी गई थी। अब एयर इंडिया एक्सप्रेस और अधिकारियों ने इस घटना की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का भरोसा दिया है। साथ ही डीजीसीए की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जींद से इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल हरियाणा पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर धौला खटकड़ को कड़ी सुरक्षा के बीच भोंडसी जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लाकर कोर्ट में पेश किया है, जहां अदालत ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और अब पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, धौला खटकड़ वही गैंगस्टर है जिस पर करीब 11 हत्याओं के केस दर्ज हैं और साल 2023 में खटकड़ टोल प्लाजा पर टोल मैनेजर की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या भी की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक धौला जेल के अंदर बैठकर भी अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था। उसके इशारे पर 27 मई को सिर्फ 1 घंटे के भीतर 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया, जहां उचाना और बरसोला में 50-50 लाख की फिरौती की मांग की गई और टोल प्लाजा पर फायरिंग की गई। और कुछ वक्त पहले जींद के टेंडड़ी मोड़ के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने धौला गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वारदातें सीधे धौला के निर्देश पर अंजाम दी गई थी। फिलहाल धौला 2 दिन की पुलिस रिमांड पर है और उससे पूछताछ की जा रही है ताकि उसके पूरे गैंग नेटवर्क, हथियारों की सप्लाई और फंडिंग चैनल का राज खोला जा सके। आज पनवेल से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां हत्या के एक आरोपी सोबन बाबूलाल माहौते ने देर रात मुंशी जेल से जमानत पर निकलने के बाद पनवेल शहर में हाई वोल्टेज ड्रामा रच दिया। सूत्रों के अनुसार महातो ने मंगला निवास इमारत के एक कमरे का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया और अपनी इमारत बताकर भवन में रहने वालों को धमकाने लगा। लेकिन जब पुलिस आई तो उसने कुल्हाड़ी और कोयते जैसे धारदार हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि अन्य को हल्की चोटें आई हैं। बता दें, महातो पर आरोप था कि उसने अपनी 16 वर्षीय भतीजी को कमरे में बंधक बना लिया और उसके गले पर कोयता रखकर धमकी दी। घटना देर रात तक चली, लेकिन अंततः पुलिस और दमकल की संयुक्त कार्रवाई से दरवाजा तोड़कर बलपूर्वक प्रवेश कर सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया। मौके पर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और डीसीपी प्रशांत मोहिते ने ऑपरेशन की बहादुरी और तत्परता को सराहा दिया है। फिलहाल सोबन महातो के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या था पूरा मामला? ये कल रात को 8:30 बजे के दौरान पनवेल सिटी पुलिस स्टेशन को कुछ सिटीजन्स ने बताया कि मंगला निवास नाम की एक सोसाइटी है, वहाँ पे एक व्यक्ति हाथ में एक कुल्हाड़ी और कोयता लेके एक फ्लैट में घुस गया है ज़बरदस्ती।
और वो किसी को आने नहीं दे रहा है और पूरे फ्लैट धारकों को यहाँ से निकल जाओ ऐसा धमका रहा है। उसके बाद WAPI मुंडे और पनवेल सिटी पुलिस स्टेशन का स्टाफ वहाँ पे गया। वहाँ जाने के बाद उनको पता चला कि उस व्यक्ति का नाम सुबन महतो है और ये 2018 में एक मर्डर ऑफेंस रजिस्टर था पनवेल सिटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, उसका ये मेन एक्यूज्ड है और ये कुछ दिनों पहले ही बेल पे बाहर आया है। राम मंदिर से जुड़ गया इतिहास का नया अध्याय। आज 5 सितंबर का दिन हमेशा के लिए खास हो गया क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे पहले किसी विदेशी प्रधानमंत्री ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई है। भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोब्गे ने अपनी धर्मपत्नी के साथ अयोध्या पहुंचे और करीब 1 घंटे 40 मिनट तक रामलला के चरणों में सुबह 9:30 बजे भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से वो अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका स्वागत प्रदेश सरकार और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने किया। एयरपोर्ट से सीधे सड़क मार्ग से राम मंदिर पहुंचे। 10 बजे रामलला के दरबार में प्रवेश किया, 3 बार साष्टांग प्रणाम किया, आरती उतारी और पुष्प अर्पित किया। मंदिर की भव्य नक्काशी को निहारा, परिसर की तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरे में कैद की। इसके अलावा कुबेर टीला, जटायु और सप्त मंडपम के भी दर्शन किए। राम मंदिर भ्रमण के बाद होटल रामायणा पहुंचे, जहां भूटान की पारंपरिक शैली में उनका स्वागत किया गया। भोजन के बाद प्रधानमंत्री अयोध्या एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हो गए। यानी आज का दिन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अयोध्या के लिए भी ऐतिहासिक बन गया। राम मंदिर में रामलला के दरबार से भारत भूटान की दोस्ती और भी गहरी हो गई है। भारत ने यूक्रेन संकट पर रूस की सीधी बातचीत की पेशकश का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच संवाद और कूटनीति ही स्थायी शांति का रास्ता है। भारत ने लगातार अपील की है कि युद्ध से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है बातचीत और आपसी समझौता। इसी बीच बांग्लादेश को लेकर भी भारत ने चिंता जताई है। बिना उचित प्रक्रिया के अवामी लीग पर लगाए गए प्रतिबंध पर सवाल उठाए हैं। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि यह कदम लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है और भारत इससे स्वाभाविक रूप से चिंतित है। भारत ने बांग्लादेश में जल्द से जल्द स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव की वकालत की है। यानी साफ है, विदेश मंत्रालय का संदेश दो टूक है। जहां रूस यूक्रेन में भारत शांति चाहता है, वहीं बांग्लादेश में लोकतंत्र मजबूत देखना चाहता है। We welcome all the recent efforts towards establishing peace in Ukraine. We hope that all parties will proceed ahead constructively. India supports an early end of the conflict and the establishment of an enduring peace. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऐसा लगता है कि हमने भारत को खो दिया है। ट्रंप की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखा है। साथ ही भारत, रूस और चीन के बीच बढ़ती नज़दीकियों को भी ट्रंप ने चिंता का विषय बताया है। उन्होंने लिखा, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और सबसे अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य लंबा हो, समृद्ध हो। यह बयान दोनों देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों पर सवाल खड़े करता है। क्या ट्रंप की टिप्पणी भारत अमेरिका रिश्तों में खटास ला सकती है? ये सवाल अब वैश्विक राजनीति में गर्म चर्चा का विषय बन गया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं डॉक्टर रमेश ठाकुर। आइए उनसे ज़्यादा बात करते हैं। रमेश जी, मेरा आपसे यही सवाल है, ट्रंप ने आज बयान दिया है कि हमने भारत और रूस को खो दिया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए आलोक, इस पूरे बयान की क्रोनोलॉजी को हमें समझने की जरूरत पड़ेगी और अगर इसको हम समझते हैं तो दो सवाल हमारे सामने गूंजने लगते हैं। एक तो ये है कि जिस तरीके से 50% हमारे उत्पादकों पे जो उन्होंने टैरिफ लगाया है, उसका विरोध इंडिया से लेके ना सिर्फ कई ऐसे मुल्कों में हो रहा है कि जो ट्रंप ने जो ये करा है गलत करा है जी। एक तो ये हो गया। अब उसको काउंटर कैसे करा जाए जी? अब ये तो है नहीं कि भाई कोई इतना बड़ा पावरफुल जो कंट्री का जो मुखिया है वो अपने बयान को तुरंत वापस ले ले। वापस लेने के मतलब थूथू होना जी। एक तो दूसरा ये है, अभी जो समिट हुई है चाइना के अंदर,
चाइना के अंदर जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं, वहां चाइना के राष्ट्रपति और पुतिन साहब जो रूस के राष्ट्रपति, उन दोनों से जो केमिस्ट्री उन्होंने देखी, ट्रंप ने बैठे बैठे वहां पे व्हाइट हाउस से, अमेरिका से, तो उनको लगा यार मेरे जो दो सबसे बड़े जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं इस क्षेत्र में, वो तो भारत के पक्ष में जा रहे हैं। अब ये तीनों अगर इकट्ठा हो गए तो मेरी तो जो जितनी भी वक्त जो बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी। तो इस मामले को लेके उनका जो मैं कहूँ सीधे सीधे जो दर्द है, अंदर का जो दर्द है वो बाहर निकल के आया है। उस दर्द में इन्होंने ये कह दिया। लेकिन फिर भी आलोक जी, मुझे लगता है कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, अमेरिका के ऊपर कभी भी किसी कंट्री को विश्वास नहीं करना चाहिए, आंख बंद के करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं किसी में अहित जरूर होता है। अब जैसे भारत के लिए बराक ओबामा से लेके जॉर्ज डब्ल्यू बुश से लेके हमारे संबंध जो कितने अच्छे रहे, कितने, ये तो बिल्कुल सामने रहा। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब हुकूमत केंद्र की संभाली, जब ये पहला जो इनका जो ट्रम्प था, ट्रम्प जी का, तो उस समय हमें लगता था कि हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। जब वो जीत रहे थे तो हमारे यहाँ हवन भी हो रहे थे, इस तरीके की सब चीजें होती रहे, तो हमें लगता था कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे। अल्टीमेटली क्या हुआ, देखिए हमारी उदारता का और हमारे संबंध का और हमारे विश्वास का तोड़ के किस तरीके से उन्होंने हमें उसका सबक सिखाया। मैं तो सीधे सीधे यही कहूंगा कि उन्होंने हमारे विश्वास पे विश्वासघात करा। उन्होंने 50% टैरिफ को लगाना, उसके बाद में हमारा जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है, हमारे सबसे बड़ा जो दुश्मन पाकिस्तान है, उसके साथ में मिलके हमारी चीजों को क्षति करना। और रूस से जो हम सबसे बड़ा व्यापारिक हमारा जो मुल्क है वो रूस है, रूस से हम लोग कच्चा तेल लेते हैं, जो भारत में लाके उसको रिफाइन करते हैं, उसको फिर हम और दूसरे छोटे छोटे देश हैं, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, या एशिया के कई सारे मुल्क हैं जिनको हम अच्छे दामों पे, ठीक ठाक दामों पे हम तेल देते हैं उनको, ताकि क्योंकि ये छोटे देश ऐसे हैं वो बेचारे खुद से ये खरीद नहीं सकते हैं, तो उनको हम लोग ये सुविधाएं देते हैं। तो एक तो ये है जिस क्रोनोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक तो ये हो गया, उससे डर के ट्रंप ने बयान दिया। और दूसरा ये है कि चाइना के अंदर जिस तरीके से केमिस्ट्री साहब पूरे नेताओं को देखी, तो इनको ये लगा कि भाई अब तो मेरे पत्ते कटने वाले हैं, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मैं अपनाऊं जिससे भारत भी खुश हो जाए, चाइना भी खुश हो जाए, रूस भी खुश हो जाए, और इन सबको देख के पूरा जो ग्लोबल स्तर पे जो मेरी थू हो रही है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाए। और मुझे जहां तक लगता है आलोक जी, आने वाला वक्त ये होगा, जो इन्होंने टैरिफ जो 50% लगाया है ना, ये कम कर देंगे। कम इसलिए कर देंगे, मैंने पहले बताया, जिस तरीके से एक बड़ा मुल्क जब कोई फैसला लेता है तो अचानक उस फैसले को रिफिल नहीं करता है। वो इसलिए नहीं करता है कि वो संदेश गलत जाता है। संदेश गलत इसलिए जाता है कि भाई हर एक आदमी फिर कहने लगेगा यार इतना बड़ा मुल्क का मुखिया जो इतना बड़ा फैसला ले रहा है और तुरंत ही विरोध में उसने फैसला वापस ले लिया। तो एक बात तो ये भी हो जाएगी। तो पूरा लब्बो-लुबाब अगर आप तो इसके बयान को देखो तो यही है, अपनी जो चीचा लीडर जो कराई है उसको कम करना। एक और बात थी रमेश जी कि जो अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत पर लगाया है, जबकि चीन भी तेल रूस से खरीदता है और भारत भी खरीदता है, लेकिन चीन के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ नहीं लगाया। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, इसको देखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आपको देखो, जो चाइना के अंदर समिट हुई है उसमें सबसे बड़ी घेराबंदी जो अमेरिका कर रहा है और अमेरिका के जो निशाने पे है वो भारत है। ये बात किसी से छिपी नहीं है, ठीक है। ट्रेड बैंक को लेके और उसके बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अब ये तय नहीं हो पा रहा है कि वो सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। सीज फायर करवाना, चीजें वहीं से शुरू हो जाती हैं। अगर ट्रेड की धमकी देके अगर आपने सीज फायर अगर करवाया था तो आपने टैरिफ को क्यों ज्यादा लगाया? पाकिस्तान को हमसे क्यों आपने भड़काया हमारे खिलाफ? चाइना को क्यों भड़काया? नेपाल को क्यों भड़काया? तो इन सब चीजों को जब आप देखोगे तो ये लगता है कि अमेरिका हमसे कोई ना कोई ऐसी खुन्नस निकालना चाहता है जिससे कि सीधा तो यही है कि भाई चाइना जो उनको सबसे बड़ा कंपटीटर वो चाइना को समझता है और फिर उसके बाद में नंबर भारत का आता है। अब
भारत चाइना के बराबर ना पहुंचे, चाइना उनके बराबर ना पहुंचे जी। और रूस भी हमारे बराबर ना। ये 3 कंट्रियां ऐसी हैं जी। जो आज मुकाबला इसके अमेरिका की कर रही हैं। ये उनके बराबर भी ना खड़े हों तो यही है सबसे बड़ा कि भाई इनको किसी तरीके से डेमोलाइज करा जाए, जी। चाहे टैरिफ लगाया जाए, चाहे रूस को तेल बिक्री को लेके धमकी दी जाए। तो ये सारा का सारा है, लेकिन अंततोगत्वा ऐसा होना नहीं है। आने वाला समय जो है अमेरिका अपनी गलती मानेगा जी। और मुझे लग रहा है इस बयान के बाद भी, इस बयान की सही से आप तासीर को देखो जी। तो उसमें से एक चीज निकल के आती है। आप जर्नलिस्टिक तरीके से अगर देखो तो जी। यही सामने निकल के आ रहा है, अमेरिका अपनी गलती मान रहा है। भारत के प्रति जो जिस तरीके से उन्होंने अमानवीय व्यवहार करा है, तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि ग्लोबल स्तर पे जो मेरी जो छवि है जी। वो थू-थू हो रही है। तो ये अंदर से दर्द निकला है, उनका जी। दर्द निकला है कि भैया किसी भी तरीके से जो हमारे रिश्ते डैमेज हुए हैं, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भारत को भी बनाया जाए, जी। रूस को भी बनाया जाए, चाइना को भी बनाया जाए। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, जिनका कहना है कि अमेरिका भारत के साथ रिश्तों को सुधारना चाहता है। नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति के हालिया दिए गए वक्तव्य के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर भारत और रूस को लेकर के जो वक्तव्य दिया है उसके पीछे ये है कि रूस, भारत और चीन के हालिया बैठक में और जिस तरह के मैत्री भाव दिखलाई पड़े हैं, ये एक नया वैश्विक परिदृश्य में खड़ा होता हुआ एक नया गठबंधन जो दिखलाई पड़ रहा है, जो शुभचिंतक देश तीनों दिख रहे हैं एक दूसरे के, तो उससे कहीं न कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति को और अमेरिका को अमेरिका के सामरिक नीति को धक्का लगा है। उन्होंने ये मान करके ये बैठे थे कि चूँकि भारत का पड़ोसी देश है चीन, और चीन से भारत के कुछ पड़ोसी देश होने के नाते कुछ सीमा पर तनाव रहता है, और उस तनाव के नाते भारत चीन के संबंध भी बहुत बेहतर नहीं थे पीछे। तो उनको ये था कि भारत जाएगा कहाँ। उन्होंने टैरिफ वार किया भारत पर, और उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि भारत इस तरह का मतलब स्टैंड बदल लेगा और इस तरह से अपनी एक नई सामरिक नीति के साथ सामने आएगा वैश्विक दुनिया में। और निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत अच्छी और अनुकूल स्थिति है, और इससे अमेरिका को सरदर्द है। मैं तो इसको इस तरह से रेट करता हूँ। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।